एक अभिनेता के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे आपको कथा ज़्यादा आकर्षित करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे क्राफ्ट के लोगों के साथ हैं तो आपको बहुत अच्छा क्राफ्टमैनशिप होना ही चाहिए। अपना अहम आड़े ला रहे हैं कि मैंने इतना काम किया और आप अभी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। कन्हैयालाल जैसे विश्वस्तरीय अभिनेता को सिर्फ मुनीम जी के ही रोल मिले, उनके विषय में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत पहले जब रंगमंच करते थे तब नया नया टीवी आ रहा था तो हमें डराया जाता था, थिएटर खत्म हो जाएगा, अब टीवी आ गया। मुझे लगता है कि बासी रोटी हमेशा अच्छी लगती है। जैसे कई बार डीमोटिवेट हो जाता है एक्टर, ऑल ऑफ अ सडन अगर क्रिटिसिज्म आप फेस करो कि हम लोग वैसे लोग हैं जिनको फ्रीज में नहीं रखा जाता है। डलते हर सब्जी में है, आर्ट सिनेमा में भी और कमर्शियल में भी, लेकिन हम लोग आलू प्याज टाइप के लोग हैं जिनको फ्रीज में रख दो तो खराब हो जाएंगे। बेटियां गायब हो रही हैं, खास करके यूपी में, यूपी बिहार जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? अपना दुखड़ा रोल लेते हैं, उस पर समाज पे चिल्ला लेते हैं, जो क्रिमिनल्स पे, गवर्नमेंट्स पे डाल देते, सब पे। एक व्यक्ति के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे हम अपना दायित्व को भूलते हैं। मैं कई बार अपने आप को टटोलता हूँ, यदि मेरे सामने कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर साहस है कि मैं उतर के वो रोक सकूँ? जो चीज़ें दबा दी जाती थी, छुपा दी जाती थी, वो आजकल बाहर आ गई है। रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्म। देखो, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे कि यहाँ बैठे के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ूका। और आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी बैठी है। पहली बात तो मैं करूंगी मुकेश सर की। जी हाँ, आपने सही सुना, मुकेश तिवारी आज हमारे साथ हैं। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हमारा बचपन बड़ा सुनहरा सा बना दिया था। जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि उनसे नज़र हटती ही नहीं है। और आज हमारे साथ शिमाला जी हैं जो एक डीआईजी हैं और द नर्मदा स्टोरी एक फिल्म आ रही है। बहुत अच्छा रोल अदा किया है। हम जानेंगे कैसे एक्टिंग इन्होंने की है। कैसे हैं आप दोनों? अच्छे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी किस तरह से आपने इसमें एक्टिंग, क्योंकि देखिए एक पुलिस ऑफिसर हैं आप रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में भी आप यही काम कर रही हैं। एक्टिंग करना कितना डिफरेंट और कितना लगा कि यार ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि आपके सामने इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनके सामने एक्टिंग करना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इनके सामने बैठी हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है। आप बताएं एक्टिंग करना कितनी बड़ी बात है? नहीं, डेफिनेटली जो एक जैसे आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप अपनी पूरी पढ़ाई तो करके जा रहे हैं, तैयारी भी, सिलेबस भी पता है कि कैसा होगा क्या होगा। उसी तरह से शूटिंग भी मेरे लिए इसी तरह से एक्सपीरियंस रहा कि एक आदमी स्टडी करके जाता है अपना कैरेक्टर किस तरीके का है, आज किस तरीके के सीन्स होंगे, कौन को एक्टर्स हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर रहता है, अगर पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो एक बात होती है कि नहीं अच्छा हुआ, लेकिन इसको और ऐसा कर सकते हैं। और कई बार इससे पहले भी कई अपॉर्चुनिटीज़ आई जब मैंने छोटे स्तर पे काम किया है, तो वहाँ पे ऐसा लगा मुझे कि जैसे कई बार डीमोटिवेट हो जाता है एक्टर, अगर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अगर क्रिटिसिज्म आप फेस करो, और अगर मोटिवेट करके आप उसको अप्रिशिएट करके बता दें कि नहीं अच्छा हो रहा है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, तो आई थिंक और एंथुजियाज्म से सामने वाला आता है। राइट। और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थी कि जो मेरे को एक्टर्स हैं, अपने आप अपने क्राफ्ट में स्टॉलवर्ड्स जिन्हें माना जाता है, उनके साथ मैं काम कर रही थी। और इतना मतलब इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल इन्होंने मुझे दिया है ताकि मैं अपना बेहतर, मुझे लगता है कि दे पाए। बिकॉज एक्टिंग में आप गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है एक्टर्स के बीच किसी भी सीन में। तो जितना मतलब मैं, आप लोग जो दे रहे थे वो मैं जितना कैच कर पा रही थी, मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना मैं कर रही थी वो इतना अच्छा सामने वाले कैच कर रहे थे कि उससे मेरी परफॉर्मेंस एनहांस हुई। तो मुझे लगता है कि आप को एक्टर्स के सपोर्ट के बिना जो है वो मुश्किल अच्छी एक्टिंग नहीं की जा सकती। नहीं, बिल्कुल। और एक्टिंग की बात कर ही रहे हैं, सर का क्राफ्ट तो क्या ही मैं कहूँ, मेरे लिए शब्द नहीं है। जिस तरह का आपका क्राफ्ट है, जिस तरह का आपका काम है, सर कब आपको लगा कि मुझे कैसी स्टोरी करनी चाहिए? क्योंकि हमने आपको गोलमाल जैसे फिल्म में देखा है, शाहरुख, अक्षय, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ देखा है। कब आपको लगा कि यार मुझे कैसे फिल्म करनी चाहिए जो रियल स्टोरी बेस्ड है? निश्चित तौर पे आपके प्रश्न में आपका उत्तर है कि एक अभिनेता के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे आपको कथा ज़्यादा आकर्षित करती है। उसका नायक कौन है, नायिका कौन है और वो निभा कौन रहा है, वो बात की बात है। पहले कथा ही नायक और नायिका है, वही मूल वस्तु होती है। और मुझे एक विचार अच्छा लगा कि सादगी से कोई यदि कथा कही जाए, सादगी से यदि किसी की
कथा के अंदर की व्यथा कही जाए, और उस व्यथा को यदि हम बिना लाग लपेट के, बिना उसको ग्लोरीफाई करके, बिना कोई उसके साथ सिंपैथी ना रखते हुए यदि उसके तटस्थ स्तर पे यदि कथा हम कह पाते हैं तो एक वो चुनौती होती है। जैसे कि मैम ने, शिमला जी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे क्राफ्ट के लोगों के साथ हैं तो आपको बहुत अच्छा क्राफ्टमैनशिप होना ही चाहिए। जब आप सहज होते हैं तो हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। जैसे आपने परफॉर्मेंस किया, हमने देखा डबिंग के समय, सो एक वो चुनौती भी है कि कोई व्यक्ति अपना क्राफ्ट बता नहीं रहा होता लेकिन उसको आत्मसात करके जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में दे रहा होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि यदि हम लोग डिग्रीधारी हैं या हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं या रंगमंच का परिवेश है हमारा या निरंतर इतनी सारी फिल्में की हैं, नई नई चुनौतियाँ हमारे सामने भी वहीं आती। और यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं एक अभिनेता के तौर पे कि मान लो उनका अनुभव कम है, मान लो उनका प्रथम प्रयास हो सकता है, द्वितीय प्रयास हो सकता है, और यदि उसमें हम अपना अहम आड़े ला रहे हैं कि मैंने इतना काम किया और आप अभी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वीकारता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये खेल है, जैसे आपने कहा, गिव एंड टेक है। कहने में बहुत आसान लगता है, एक्शन रिएक्शन है, कहने में बहुत आसान है, वो स्वीकारता बहुत आवश्यक है। और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारा काम हम करते 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 एक छवि में हम बंध जाते हैं, फिर एक आदत हो जाती है, हम अपने आप को ऐसे ही देखना चाहते हैं, एक सुविधा के जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं, फिर आपको इमेज की चिंता लग जाती है। एक्चुअली वही एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है वो, कि आप जब इस तरीके की कथा करते हैं तो कोई आप रूपक नहीं रच रहे होते हैं, और उस जो कथा है उसका एक आप हिस्सा होना, और वो कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक आप उसका हिस्सा होते हैं सबसे पहले तो चोला उतार के फेंकना पड़ता है। सो ये मतलब मेरी सोच है, मेरा प्रोसेस है। सो विथ आई थारोली एग्री स्टोरी के कारण कि मुझे करना चाहिए, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। अभी सर आपने कहा कि इमेज की चिंता होती है, ऐसी फिल्म जब हम करते हैं जो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है, वहाँ पर एक्चुअली एक्टर्स को थोड़ा सा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, इससे मेरा इमेज क्या बनेगा, और क्या मुझे अगली फिल्म और अलग तरह की मिलेगी या नहीं, क्या पता मुझे इसे फिल्म टाइपकास्ट कर लिया जाए। जबकि आपको तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह की आपका क्राफ्ट रहा है। लेकिन कभी ऐसा इमेज का आपको भी डर लगा है एज एन एक्टर? मुझे लगता है कि हम सब लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे दौर में हैं जहाँ पे अब वो कैटेगराइजेशन ख़त्म हो चुका है। यदि आज OTT की भी दुनिया आ चुकी है। यदि 20 साल पहले, 25 साल पहले के निष्णांत अभिनेताओं की बात कर रहा हूँ, कन्हैयालाल साहब की, ओम प्रकाश जी की, या रंजीत साहब की, या बहुत निष्णांत अभिनेता, मतलब निष्णांत थी, आगे पीछे कहने की कुछ आवश्यकता, तब कन्हैयालाल जैसे विश्वस्तरीय अभिनेता को सिर्फ मुनीम जी के ही रोल मिले, उनके विषय में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि ऑडियंस भी प्रिपेयर है कि एक अभिनेता को अलग अलग रूप में देखने के लिए तैयार है। सो इस दौर की एक बड़ी खासियत है, और खासियत के साथ साथ एक समस्या भी है कि भूलते भी उतनी जल्दी है, कि अब आपको उतनी जल्दी याद नहीं रखा जाता है कि भाई इसने वो किरदार किया था। सो एक एक्टर के तौर पर मुझे लगता है कि वो एक बोझ कम हुआ है, और बहुत अच्छा है कि ऑडियंस वेल प्रिपेयर्ड है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड सिनेमा वो देख रही है। जैसे आपने OTT का कहा, OTT तो सिर्फ एक छोटा सा छौंक है, क्योंकि हम बहुत पहले जब रंगमंच करते थे तब नया नया टीवी आ रहा था तो हमें डराया जाता था, थिएटर खत्म हो जाएगा, अब टीवी आ गया है। सालों से चलते आ रहे ये हैं सालों ऐसे। से यही चलता आ रहा है। फिर लेकिन अब थिएटर को ज्यादा महत्व दिया हाँ। जाता है कि तुम्हें एक्टिंग करना तो थिएटर में पहले हाँ, करके जब आओ। सिनेमा आया तो डराया जाता था कि अरे थिएटर तो अब खत्म है, सिनेमा देखेंगे। टीवी आया तो सिनेमा वालों को डराया तो सिनेमा खत्म हो जाएगा। अब OTT आया तो डराया गया कि टीवी भी खत्म हो जाएगा, सिनेमा भी खत्म हो जाएगा, रंगमंच भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब तक आप में कथा कहने की और कथा सुनने की क्षमता है और आपके अंदर ईमानदारी है, कोई भी माध्यम समाप्त नहीं होता है। आपकी ईमानदारी है कि आप उसको कितनी ईमानदारी से, कितनी सहजता से उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। आपको हर चीज़ में डराया जाएगा, AI आ गया है, तो एक कंप्यूटर आ गया, अब टाइपराइटर ख़त्म हो जाएगा। अरे टाइपराइटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन करोगे तो इसमें भी टंकड़ ही, टाइप तो करोगे ही, एक चीज़ से आप अहेड जा रहे हो। सो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा दौर है, काम करने के लिए भी, एक्सपोजर भी है, आपके पास ऑडियंस भी बहुत परिपक्व ऑडियंस है, राइट। जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते चीज़ों को। और हम सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इस दौर की या दशक की, कि हम एक खामखा की मॉरलिटी से टूटे हैं।
कई बोझ होते हैं, उसमें से एक खामखा का नैतिकता का बोझ होता है, और उस नैतिकता के बोझ से टूटने से ऑडियंस भी थोड़ी फ्री हुई है, अभिनेता और कलाकार भी थोड़े से फ्री हुए हैं, कथाकार भी फ्री हुए हैं, कलाकार भी फ्री हुए हैं। आप क्या डिफरेंस देखते हैं तब के सिनेमा में जो 90s का दौर चल रहा था, शायद 2007 तक ऐसा सिनेमा हमें देखने के लिए मिलता था, ऐसे गाने, ऐसी चीज़ें जो अभी तक शायद लोग देखते आ रहे हैं, चाहे वो गोविंदा की फिल्म उठा लो, सलमान खान की फिल्म उठा लो, शाहरुख की फिल्म उठा लो, लोग अभी भी लोग कहते हैं कि यार अगर 2000 वाला मिल जाता था सिनेमा तो मज़ा आ जाता। लेकिन अब जो दौर चल रहा है सिनेमा का, वो आपको कैसा लग रहा है और तब का दौर कैसा था, अगर मैं आपसे पूछूं? बहुत ही व्यापक प्रश्न है और व्यापक उत्तर देना पड़ेगा, इस पर रिसर्च भी की जा सकती है, और मुझे लगता है कि बासी रोटी हमेशा अच्छी लगती है, हाँ वो तो है। और हमें वो एक खासियत होती है। खाते हैं आप बासी रोटी? जब, हाँ बिल्कुल, और जब हम वो दौर का सिनेमा देख रहे हैं, गोविंदा सर का सिनेमा, मतलब वो अभी भी हैं उस दौर में, लेकिन उस दौर में जो सिनेमा उनका कॉमेडी बना है, तो हम एक बोझ मुक्त तरीके से होके देख रहे होते हैं। उसी काल में, उसी दौर का जब हम आर्ट फॉर्म देख रहे होते तो एक अजीब सा बोझ लेके देख सकते, हम बड़े एनालिटिकल हो जाते हैं, हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, और यदि आप तटस्थ होकर देखते हैं कि हम जैसे बीता हुआ कल देख रहे हैं, इसलिए हमें अपने जो भी महाकाव्य हैं वो बोझ नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है हज़ारों वर्ष पुरानी एक कथा है, उस कथा या माइथोलॉजी या इतिहास को हम अपने दृष्टि से देख पा रहे हैं। सो हर दौर का सिनेमा अपने एक दौर का सिनेमा है, हर दौर की सिनेमा और आर्ट की अपनी एक चुनौतियाँ हैं। मैं वही बोल रहा था कि एक कि बहुत ज़्यादा यदि महंगाई का ज़माना है तो कॉमेडी लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। अब यदि बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, बहुत अति महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, तो गंभीर सिनेमा शायद आपको पसंद ना आए। और आज के दौर में जब आपके पास समय नहीं है, दादा ही देख लो रील पे लगे हुए हैं, तो सब रील पे ही जब इतने बिजी हैं तो रियल के लिए टाइम कम है। अब तो सर वर्टिकल भी आ गया है कि स्वाइप हाँ, करो, तो देखो। वही है कि आपके पास हमने हॉरिजेंटल होने का भी हाँ, चुनाव छोड़ दिया है, हाँ। कि आप जिस भी एंटल में खड़े होंगे, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, वी आर देयर। तो और भी हम आयाम ढूंढे जाएंगे इसमें। तो मूलतः यही है कि हम सच्ची मनोरंजन और सच्ची अपनी कथा कहना चाहते कि नहीं कहना चाहते, राइट। या सिर्फ एक आपको एक क्राफ्टेड लाफ्टर के थ्रू आपकी उनकी हंसी आपको हंसी, आपकी हंसी बन जाती है, वो एक छद में है। सो ये दौर के सिनेमा की चुनौतियाँ अलग है कि कैसे हम आपको 30 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड रील से निकाल के एक रियल और बड़े सिनेमा की तरफ बांध सकें। वाह सर, वाह, मानना पड़ेगा आपको। शिमाला जी पर हम देखते हैं कि एक रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग कर रही है, तो शायद वो सोचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि यार ये एक्टिंग कैसे कर लेंगी। ये तो इतना पढ़ाई करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया होगा, एक्टिंग कब सीखा, कैसे आपने ये सब किया कि यार मुझे करना है, और आप तक कब आया ये प्रोजेक्ट कि आपको ये करना है? तो ऑब्वियसली आप अपने डिपार्टमेंट से भी शायद आपने बात की होगी, अगर आपने लीव लिया, किस तरह से आपका ये प्रोसेस हुआ, प्लीज़ हमें ये बताएं आप। देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म अगर कोई परस्यू कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड हैज़ अ हार्ट, देन ओनली अ पर्सन कैन परस्यू आर्ट, बिकॉज जब तक वो पैशन नहीं है तो आप कोई भी आर्ट फॉर्म है, बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, कोई किताबें लिख रहे हैं, कोई पोइट्री लिखते हैं, कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो ये जो विधा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो कहानियाँ हैं और इस तरीके का जो मैसेज, जिस तरीके का मैसेज फिल्म देने की कोशिश कर रही है, और इतना व्यापक पैमाने पे हो रहा है, अलग अलग लेयर्स हैं इस फिल्म में, और कई तरीके के मैसेजेस हैं जो हम चाह रहे हैं कि कई तरह के लोग समझें और देखें उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिविल सर्वेंट भी आप यही चाह रहे हैं कि दुनिया बेहतर बने, आप लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, और अगर इस मीडियम या किसी आर्ट मीडियम से भी अगर वो बात कही जा रही है, अगर इस तरीके का पैशन है और उसके माध्यम से आप वो बात और कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको और आप वाइडर कर रहे हैं। तो दोनों में कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्शन कभी भी नहीं लगा, और दोनों चीज़ें, जैसे हम एक एज अ सिविल सर्वेंट हम किसी एक ज़िले में एसपी होते हैं, या मान लीजिए DIG आप भोपाल में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
नहीं, आई एम प्रेजेंटली आई एम इन भोपाल। अच्छा। उसके पहले अलग अलग ज़िलों में एसपी शिफ्ट करना पड़ता है। तो आप जो बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, आप एक ज़िले में से सीमित हैं। और जब एक सिनेमा का मीडियम आप लेते हैं, एक आर्ट फॉर्म लेते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे सिनेमा हो, सिनेमा इतना बड़ा मीडियम है कि जो आपसे दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो लोग भी आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो आप बात कहना चाह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव सिमिलर होना चाहिए। उसको अचीव करने के हो सकते हैं मीडियम्स अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं किसी डीआईजी से बात कर रही हूँ। आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। सर, यही अंतर है असली में, यही परसेप्शन है। हम पुलिस के प्रति हमारा जो परसेप्शन है कि वो डीआईजी हैं और यदि आईपीएस हैं और इतने अलग अलग ज़िलों में एसपी रही हैं तो वो चिल्ला के और जोर दबस्ती और हर बात पे डांट देती हूँ। हम उनको ह्यूमन बीइंग की तरह देखना नहीं चाहते। उनके अंदर भी एक द्वंद्व होगा कि एक पद और एक व्यक्ति होने के अंदर का द्वंद्व है। एक यही कहानी है, यही कथा भी है कि हमारे एक परसेप्शन हमने बना के रखा हुआ कि नेता ऐसे ही होगा, पुलिस वाला ऐसे ही होगा, भले वो रियल में हो, लेकिन हमने मान के चला है वो ऐसी होनी चाहिए। अगली कोशिश हमारी ये होती है कि उनको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए कि डीआई शुड बी बिहेव लाइक दिस। सो यही अंतर है। बहुत सही अंतर आपने समझाया। मेरी मन की क्या कहते हैं व्यथा जो थी वो आपने अपने शब्दों में बयां की। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, लेकिन आपकी हिंदी माननी पड़ेगी, बहुत बहुत मतलब हाँ, ये काबिल 5वीं तारीफ तक है। हिंदी स्कूल में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम। हाँ, 6वीं में ABCD सीखी थी तो ज़्यादा लफड़े में नहीं पढ़ पाया। वाह। लेकिन सर, मैम वैसे मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप दोनों से जानना चाहूँगी, जो केसेस हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो केस ले लो, चाहे चोरी चमारी कुछ भी हो, हर जगह बढ़ रहे हैं। बेटियां गायब हो रही हैं, मतलब हर जगह हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं ना तो एक कॉलम तो ये आता है कि ये सारे क्राइम हो रहे हैं इस जिलों में, और ख़ास करके यूपी में, यूपी बिहार जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हाल फिलहाल में तो मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। तो एक ऐसी कहानी को सिनेमा के रूप में दिखाना, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह की कहानी है। जितना मैंने ट्रेलर देखा मुझे तो कुछ ऐसा लगा, बट मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, जब ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पर? कितना दुख होता है सर? दुख होने से मतलब नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ यही प्रश्न उठता है हमेशा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि सिर्फ मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ। यदि हमें एक थोड़े से परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक नागरिक के तौर पे हम क्या सिर्फ एक प्रतिक्रियावादी समाज का हिस्सा है, या हम कुछ कर सकते हैं उसमें? मुझे लगता है कि सिर्फ संवेदन व्यक्त कर देने से चीज़ें नहीं होंगी, जिम्मेदारियाँ लेना पड़ेंगी। और हम लोगों में से मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ जितनी मुझे लेना चाहिए। शायद हम भी नहीं लेते हैं। ये हम सिर्फ इस पर बातचीत करके वो यही टॉपिक मुश्किल को है। एंड हम कर देते हैं। इसको विरेचन की अरस्तु कहा करते थे कि इसको अपन कैथारसिस कर लेते हैं, अपना दुखड़ा ढूंढ लेते हैं, उस पर समाज पे चिल्ला लेते हैं, जो क्रिमिनल्स पे गवर्नमेंट्स पे डाल देते, सब पे। एक व्यक्ति के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे हम अपना दायित्व को भूलते हैं, या तो हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल देते हैं या निकाल देते हैं। ये दायित्व है। मैं कई बार अपने आप को टटोलता हूँ, यदि मेरे सामने कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर साहस है कि मैं उतर के वो रोक सकूँ? मैं अक्षम पाता हूँ कई बार मैं चाहता हूँ कि वहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, उस घटना का, दुर्घटना का हिस्सा ना बनूँ, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा उससे क्या लेना देना। जब मैं इतना सीमित सोचने लगा हूँ एक व्यक्ति के तौर पे, मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी के अपने ऊपर कह रहा हूँ, मैं कोई इसका कोई नहीं सर, आप सही। सर्वसाधारीकरण और जनरलाइजेशन और सबको कोई लेक्चर के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। एक व्यक्तिगत तौर पे, एक कलाकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर वो साहस किन कारणों से नहीं बचा है कि मुझे वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शायद सर हम सब यही करते हैं कि अरे उनका लफड़ा है, हम क्यों बीच में जाएं। मुझे सबका तो नहीं पता, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं वो ही बोल रहा हूँ कि मेरे सामने प्रश्न आता है कि मेरे अंदर वो अब साहस क्यों नहीं। पहले था सर, पहले सोचा नहीं ना, तब बचा था वो साहस। सही बात है। मैडम आप क्या कहेंगी इस बारे में?
इन्होंने कहा साहस नहीं है, और आप एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक्शन ले सकती हैं। शायद हम एक ऐसी जगह पे हम एक्शन नहीं ले सकते, अगर हम जाएंगे तो हम पिट के आएंगे। बट आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए इसको इस तरह से भी लेना चाहिए कि जैसे महिला अपराधियों की बात लोग करते हैं, तो पहले कई बार ऐसा होता है कि इस थाने जाना भी एक टाबू माना जाता था, एक समय वो भी था। अब आजकल लोग इस तरह से नहीं सोचते, पुलिस स्टेशन जाना है या थाने में अपनी रिपोर्ट लिखानी है, अपनी बात कहनी है, कुछ अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है और लोगों तक बताना है, मुझे लगता है ये पॉजिटिव चेंज हुआ है। जैसा मुकेश सर ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबको एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं, और हमारे बीच ही, मतलब हमारे घर में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं अगर समाज को हम एक घर के रूप में देखते हैं। तो एक इसको देखने का एक ये पैमाना भी ज़रूरी है कि जो चीज़ें दबा दी जाती थी, छुपा दी जाती थी, वो आजकल बाहर आ रही हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहा है केसेस का, लोग आगे आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो एक क्या है कि फॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो एक फॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा बन रही हैं, जो अच्छी चीज़ है। पहले क्या होता था आपस में, अभी भी कई जगह ऐसा होता है जहाँ पुलिस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपस में गांव की पंचायत बैठ गई, दो घरों का आपसी मामला है, या और ऐसे बड़े बड़े मेजर केसेस हैं, रेप मर्डर जैसे केसेस हैं, वो आपस में बैठ के उन्होंने सुलझा लिए। तो ये तरीका नहीं है, ये लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चेंज है। बहुत सालों की कम्युनिटी पुलिसिंग और इस तरह के जो चेंजेस आए हैं, तो उसमें पहले जो एक ब्रिटिश पुलिस का सिस्टम माना जाता था, जहाँ सिर्फ पुलिस नियंत्रण करने के लिए रखी गई थी, अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। पुलिस अब आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है, इस तरीके का भाव लोगों के मन में आना बहुत ज़रूरी है, और लोग आगे आके अपनी बात कह रहे हैं, निर्भीक होकर बात कह रहे हैं, और ये एक तरीके से टैबू हट रहा है। ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव चेंज है। ट्रू। सर, सिनेमा का माध्यम बदल रहा है, जैसे हमने अभी पहले भी बात की, OTT आ गया, वर्टिकल सिनेमा आ गया है, बहुत सारे ऐसे सिनेमा आ गए हैं जो शायद हमें अभी भी नहीं पता, अभी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आर्ट सिनेमा, सर आपने आर्ट सिनेमा में भी काम किया, कॉमर्शियल में भी काम किया, आपको क्या लगता है कि आपने आपको क्या अच्छा लगा? आर्ट सिनेमा अच्छा लगा, कॉमर्शियल सिनेमा अच्छा लगा? सेटिस्फाई आप कहाँ हुए, या एज एन आर्टिस्ट आप और ग्रो करना चाहते हो कि मुझे सब कुछ करना है, हर जॉनरा, जितने भी जॉनरास हैं मुझे सब एक्सप्लोर करके रखना है? मुझे लगता है कि अब वो डिस्टिंक्शन खत्म, मतलब इस तरीके से जो वर्गीकरण हम जो कर देते हैं कि आर्ट सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा, इज ए सिनेमा। यदि ज़्यादा दर्शक वर्ग ने, मासेस ने उसको पसंद कर लिया तो कमर्शियल हो गया। हाँ, बलात् प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उसमें हम आइटम नंबर डाल के एक मास को बुलाएंगे कि भाई हमारा आइटम नंबर है, देखो तो मास देखने आएगा। हम अपना खुद का ठप्पा नहीं लगा रहे। जहाँ एक्सेप्टेंस लोगों की ज़्यादा है, स्वीकारता ज़्यादा है, सो वहाँ पे हम इस तरीके से मत नहीं कर सकते कि ये आर्ट है और ये एवरी फॉर्म इज़ आर्ट। हमारे एक आर्टिस्ट, पहली शर्त तो आर्ट ही है उसकी, बाद में उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं चीज़ों को परोसने का। अब मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो इस तरीके की चॉइस मेरे सामने कभी रही नहीं। मेरे सामने एक ही चॉइस रही है कि मुझे कहानी पसंद है तो मैं कितना कम ना नुकुर करके मना कर सकता हूँ या हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि वो चॉइस हीरो हीरोइन के पास ज़्यादा रहती है कि भाई वो फिल्म करना है कि नहीं करना है, कि उनको लगता है कि पूरा जो है ब्रह्मांड उनके आसपास ही घूम रहा है, और इस तरीके के भ्रम हम लोग नहीं पाल पाते हैं। और इसलिए मैं बहुत ही मजाक में ही कह देता हूँ कि हम लोग वैसे लोग हैं जिनको फ्रीज में नहीं रखा जाता है। हम लोग डलते हर सब्जी में हैं, आर्ट सिनेमा में भी और कमर्शियल में भी, लेकिन हम लोग आलू प्याज टाइप के लोग हैं जिनको फ्रीज में रख दो तो ख़राब हो जाएंगे। सो इस तरीके की चॉइसेस के प्रति हम लोग जाते भी नहीं हैं। एंड एवरी सिनेमा इज़ ए गुड सिनेमा, एवरी फॉर्म इज़ ए गुड फॉर्म। सो हम उसको यदि बहुत ज़्यादा मीमांसा करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उस बौद्धिकता डालने का प्रयास कर लेंगे, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो सहजता ख़त्म हो जाती है, आपकी अप्रोच ख़त्म हो जाती है। तो जो जिस स्वरूप में, जिस रूप में आ रहा है, उसको वैसे लीजिए और रिएक्ट इट, दैट्स इट। अच्छा, सब इतनी फिल्में, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, लेकिन मज़ा किसके साथ ज़्यादा काम करके आया? किसके साथ ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिला? ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है?
मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही बेईमानी होगी दूसरे और बेईमानी भी होगी। नहीं, लेकिन आपको दूसरे- पर्सनली सर जो इंसान पसंद आया हो वो ये- बताएं। अब मैं शादी तो करने जा नहीं रहा था। ये बहुत ही व्यक्तिक है, यदि आपने कहा पर्सनली समझ में आया तो उसको व्यक्तिक ही रहने दीजिए। सार्वजनिक स्तर पे कहने का इसके कोई मायने नहीं। कोई सार्वजनिक बता दीजिए। नहीं, मायने नहीं है, मैं इसलिए अच्छा। बोल रहा हूँ। और बहुत बेईमानी हो जाएगी कि उसके साथ मुझे आर्टिस्ट के वो एक्टर के साथ ज़्यादा रहा, उन्होंने वैसे रिएक्ट कर दिया उन्होंने। ये बहुत ही मतलब आप जजमेंटल होते जा रहे हैं। आई एम देयर फॉर रोल। अब वो उन्होंने क्या व्यवहार किया, उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, या उनकी किस परिस्थिति से वो उस परिस्थिति में आए होंगे, वो 50 चीज़ें। वहाँ पे नहीं जजमेंटल होकर मैं बैठ जाऊँगी मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे लेकिन आर्टिस्ट। सर ऑडियंस को एक जोड़ी बड़ी पसंद आती है, आपकी और रवि किशन सर की। लोग आप दोनों को, आप हाल फिलहाल में ट्रेलर लॉन्च में आप आए थे आप दोनों, जी। लोगों को बड़ा पसंद। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी और लोग कह रहे थे इनको एक भोजपुरी मूवी दे दी जाए ना तो मज़ा आ जाए। सर कभी आपने भी सोचा है कि ऐसे कुछ फिल्म्स करनी है क्यों नहीं? रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्म? देखो, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे कि यहाँ बैठे के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। हम जिंदगी को यथास्थिति वाले में लेते हैं कि आगे जो आएगा उसको एक सकारात्मक तरीके से स्वीकार करेंगे। तो उसमें हम बहुत सोचे समझे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आर्ट और ज़िंदगी 2+2=4 है। एक रसायन शास्त्र की तरह लेना चाहिए कला को भी और ज़िंदगी को भी। कि पता नहीं HCl H2SO4 मिलाएंगे क्या बनेगा, क्या है, चलने दो उसका मिश्रण। उसमें इतने ज़्यादा हम एकदम से सब कुछ तय मान के चलें और यही तय हमें मिल जाएगा तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ट्रू। सर ये तो बात रही, लेकिन कुछ अपकमिंग आपका आ रहा है और आप प्लीज़ हमें बताएं इसके बाद क्या आपने साइन किया है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नर्मदा स्टोरी आ रही है, जिसमें आपको सच्ची एक बहुत ही ईमानदारी से कही गई कथा होगी, जिसमें बलात् किस्म का अभिनय नहीं है, जिसमें बलात् किस्म का ग्लैमर नहीं है, और बहुत बलात् किस्म का हम आपको मैस्मराइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें नदी भी एक कथा कहती है, उसमें सड़क भी एक कथा कहती है, उसके जंगल भी एक कथा कहते हैं, उसमें पुलिस स्टेशन की टेबल भी एक कथा कहती है, और उसमें चलने वाला पंखा और उस विभाग में ना रहने वाली लाइट भी एक कथा कहती है। सो हर जो भी चीज़ उसका हिस्सा है उस कथा का, उसकी अपनी एक कथा है और उसका हम लोग एक हिस्सा है। सर कथा पे एक बुक लिखनी चाहिए। बिल्कुल लिखनी चाहिए सर आपको। लेकिन आपने कोई साइन किया है इसके बाद? नहीं, अभी तो फिलहाल फोकस, मुझे लगता है इसके बाद तो आएगा आपको। नहीं, अब देखिए, अब लोग, अभी तो हमारा फोकस इसी पर है कि लोग इसको अप्रिशिएट करें। हाँ। और इंतज़ार ना करें कि OTT पे कब आएगी, थिएटर में जाएं और बड़े पर्दे पर देखें। एक बड़ा मैसेज है तो मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए। आई थिंक सबको देखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर, मैम बहुत-बहुत हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। अच्छे प्रश्नों के लिए और अच्छे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।